आपने मेंशन किया कि आप 14 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका है Yes. रियल एस्टेट में। कितना बड़ा मार्केट है इंडिया अभी रियल एस्टेट का? सो इंडिया में जो रियल एस्टेट का मार्केट है, इट्स अ $477 बिलियन इंडस्ट्री ओह माय गॉड। विच contributes close to 7 to 8% to the GDP of India. और क्या रहता है कि जब आपको कोई चीज़ का अप्रिसिएशन मिलता है तो आपको बहुत खुशी होती है। हालांकि मैं कोई भी काम अप्रिसिएशन के लिए नहीं करता हूँ, क्योंकि आप कभी सोशल सर्विस अप्रिसिएशन के लिए नहीं करोगे। आप लोगों के मुंह पे वो स्माइल देखने के लिए करोगे, वो खुशी देखने के लिए करोगे। आज मैं मानता हूँ ऐसा कि आज अगर भगवान ने हमें जो भी चीज़ दी है उसका 2% वो गरीबों का है। ओके, तो रिसेंटली आपने विवेक ओबराई जो बॉलीवुड के Yes. एक्टर हैं उनके साथ कोलैब किया था। यस यस। वो किस बारे में था और कैसा तो एक्सपीरियंस था? क्योंकि विजय माल्या की रील्स तो देख के सब बोर हो चुके होंगे, कुछ नया देखना है ना, है कि नहीं? हाँ, सागर सूरज का वीडियो देखे वो यार। डेफिनेटली Awesome. ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे तो करेक्ट। कुछ समय पहले की बात है, एक न्यूज़ आया था जो धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो अडानी ने लिया है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है सर, वो क्या है थोड़ा बताइए उसके बारे में डिटेल। धारावी अगर आज आपके पास क्लाइंट आता है तो आपको उसको 5-10 मिनट में रिप्लाई करना है ये प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स के साथ, और फटाफट उसका इंस्पेक्शन भी लाइनअप करवाना है। और आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आज ही मैं उसको प्रॉपर्टी दिलवा के रहूँगा, आज के आज। वो एक कहावत सुनिए ना आपने, क्लाइंट का फ़ोन आएगा अभी के अभी, प्रॉपर्टी भेजूंगा अभी के अभी, और प्रॉपर्टी दिखाऊंगा अभी के अभी, डील भी क्लोज करूंगा अभी के अभी। आज बहुत सारे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे यहाँ पे घर खरीदना है, मेरा ये सपना है। तो मैं भगवान को यही बोलता हूँ, वो हर इंसान से मुझे मिलवाना जो आपसे ये मांगता है, और मैं उसका सपना पूरा करूँगा एक अपॉर्चुनिटी देकर, रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी। रियल एस्टेट इज़ अ फील्ड विच हैज़ क्रिएटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर्स इन द वर्ल्ड। हाय एवरीवन, आई एम सूरज कुमार एंड यू आर वाचिंग अनफोल्ड विद सूरज कुमार। आज के एपिसोड में हमारे साथ है इंडियाज़ बिगेस्ट रियल एस्टेट एजेंट सागर विसवाड़िया। इन्होंने काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन एक बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और रियल एस्टेट एजेंट के लिए दिया है। इन्होंने काफ़ी ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर पे बात किया है जो शायद आपको जानने की ज़रूरत है। कहीं मत जाइए, बने रहिए, ये एपिसोड लर्निंग से भरा होने वाला आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं सागर ब्रो आप? आई एम फैबुलस, हाउ आर यू डूइंग? ग्रेट। थैंक यू सो मच, आप मेरे शो पे आए एंड आई एम श्योर कि आगे जो भी हम पूछेंगे आपसे आप जेन्युइनली उसका जवाब देंगे, ताकि जो ऑडियंस है वो कुछ सीख सके और कनेक्ट कर सके आपसे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, अप्रिशिएट इट दैट। इज़ माई प्लीजर सर। यस, तो स्टार्ट करें? डेफिनेटली गो ऑन। ओके, तो इंडिया का टॉप रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर बनना, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी बताइए थोड़ा मुझे। स्ट्रैटेजी इज कंसिस्टेंसी नंबर 1। आपने कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो। आपको नंबर 1 अगर बनना है ओके। तो आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बार पढ़ाई करके आप ना ही टॉपर बन सकते हो, वो रोज़ आपको 6-6 घंटे 7-7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप टॉपर बन पाओगे। तो उसी तरीके से कोई भी फील्ड में अगर आपको कामयाब बनना है तो कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। माइकल फेल्प्स ने 2008 में 8 गोल्ड मेडल्स जीते थे। ओके। वो रिकॉर्ड तकरीबन 27 साल बाद टूटा था, जब एक स्विमर ने 7 गोल्ड मेडल जीते थे। ओके। तो उन्होंने उसके बारे में रिसर्च की कि वो बंदा 8 घंटा तक पानी में रहता था, तो माइकल फेल्प्स ने 12-12, 13-13 घंटा पानी में रहना स्टार्ट कर दिया। आप मतलब 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा पानी में रहोगे तो आपके हाथ, चमड़ी सब एकदम फुल जाता है। हाँ। बट सोचो वो इंसान 12-13 घंटा, यानी कि अपना आधा जीवन उसने पानी में बिता दिया। तो उस तरीके से उसने 4 साल तक 12-13 घंटा पानी में स्विमिंग किया, प्रैक्टिस किया, तब जाके वो 8 गोल्ड मेडल जीत पाया। तो उसी तरीके से कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज यू हैव टू आउटवर्क अदर्स। अगर सामने वाला 5 वीडियो बना रहा है तो आपने 10 वीडियो बनाना है। जब तक आप दूसरों को आउटवर्क नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं बन पाओगे। ग्रेट। लाइफ में कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, आउटवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सामने वाला 5 पेज पढ़ रहा है तो मैं 10 पेज पढ़ूंगा, तो मैं उससे आगे पढ़ूंगा, उससे आगे रहना पड़ेगा मुझे। यस।
then I can आउटवर्क करना पड़ेगा। मैं अराउंड 120 डेज शूटिंग करता हूँ एक साल में, यानी कि 4 महीना ना धूप देखता हूँ, ना बारिश देखता हूँ, ना ठंडी देखता हूँ। आई हैव टू मेक वीडियोस, दैट्स डन, एंड आई हैव टू आउटवर्क अदर्स, चाहे कोई बना रहा है या नहीं बना रहा है। okay. और थर्ड चीज होती है क्रिएटिविटी। आप क्या क्रिएटिव कर रहे हो। आज अगर आपको नंबर 1 इन्फ्लुएंसर बनना है, तो नंबर 1 इन्फ्लुएंसर बनने के लिए ऐसा क्या कंटेंट बनाना पड़ेगा, वो आपको सोचना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स दैट वाई यू शुड बी नंबर 1। Number 1 और सिर्फ नंबर 1 इंसान एक चीज में नहीं होता, वो हर चीज में होता है। चाहे वो ड्रेसिंग सेंस की बात करो, आप बात करने की बात करो, नॉलेज की बात करो, हर चीज में वो इंसान नंबर 1 होता है, तब जाके वो नंबर 1 बनता है। तो ये 3 पॉइंटर्स है जो नंबर 1 बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही बेहतरीन आंसर दिए हैं आपने, एंड आई एम श्योर कि लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। ग्रेट। 1.6 मिलियन फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम पे, राइट? यस। तो क्रेडिबिलिटी, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को आप कैसे बैलेंस करते हो जब आपको पोस्ट करना होता है? मैं मेरे पेज के थ्रू सारी चीज़ें लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इट जस्ट नॉट वन थिंग। जैसे अगर एक डायरेक्टर सिर्फ हॉरर मूवीज बना रहा है, तो मैं सिर्फ हॉरर तक सीमित नहीं रहना चाहता था। तो मुझे सब कुछ दिखाना है। तो मुझे लोगों को प्रॉपर्टीज भी दिखानी है, और प्रॉपर्टीज दिखाने का कारण ये है लोगों को कि लोगों के सपने बड़े होने चाहिए। एंड दैट्स माय कंपनीज नेम, ड्रीम प्रॉपर्टीज। अगर लोगों के सपने बड़े होंगे तभी जाके वो उसको अचीव कर पाएंगे। तो वो दिखा के मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक दिन आपने खरीदना है, और मैं चाहता हूँ हर इंडिविजुअल एक आलीशान घर में रहे। तो ये एक कारण है। सेकेंडली, मैं थोड़ा उसमें फन लाना चाहता हूँ, इसके लिए थोड़े बहुत रियल एस्टेट मेम्स भी मैं बनाता रहता हूँ उसमें, थोड़े फनी कंटेंट भी। तो वो एक मिक्स करता हूँ। थर्ड, मैं उसमें इंफॉर्मेशन डालता हूँ, क्योंकि आज हमारी जो जनता है वो जागरूक नहीं है। आज जब मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट किया था, आज से 14 ईयर्स पहले, जब मैं कॉलेज में था, तभी जितने भी एक ब्रोकर्स होते थे या कंसल्टेंट्स होते थे, उन लोगों को कोई नॉलेज नहीं होता था। वो लोग सिर्फ प्रॉपर्टी दिखाते थे, ना ही उनको पढ़ना आता है, ना ही उनको लिखना आता है। इट्स जस्ट दे जस्ट शो द प्रॉपर्टी एंड हेल्प द पीपल विद द प्रॉपर्टी। बट अगर वो प्रॉपर्टी में लिटिगेशन रहेगा तो क्या? तो मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो से लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या फैक्ट्स है जो आपने चेक करने चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या क्या ऐसे केसेस है जिसमें लोग अटक चुके हैं, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। तो मेरा जो भी वीडियोस है उसमें इंफॉर्मेशन, मीम्स, प्रॉपर्टीज़, और अभी और भी नई नई चीज़ें लाने वाला हूँ। तो जो भी मेरी ऑडियंस है वो और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें जानने मिलेगी आपको जिससे आप खुद एक करोड़पति बन सकते हो। एब्सोल्युटली ग्रेट। ओके, तो क्वेश्चंस जो मैं आने वाला हूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और जो आपने बताया कि क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए, राइट, विल आस्क दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस को मज़ा आएगा आज। ऑडियंस तो बहुत मज़ा आने वाला है। सिल्वर यूट्यूब वाला बटन जो है आपके पास, ये वीडियो के बाद शायद से गोल्डन बटन आ जाएगा आपके पास। डेफिनेटली सर आएगा। एंड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो मेरा दूसरे चैनल का बटन है वो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसके लिए आने में थोड़ा सा टाइम है। कोई नहीं, वो चैनल में भी अपलोड कर दीजिएगा ये वीडियो। हाँ, डेफिनेटली विल डू दैट। क्योंकि विजय माल्या की रील्स तो देख के सब बोर हो चुके होंगे, कुछ नया देखना है ना, है कि नहीं? हाँ, सागर सूरज का वीडियो देखें वो यार। डेफिनेटली ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी जाएंगे। तो करेक्ट। ओके, तो रिसेंटली आपने विवेक ओबराई जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनके साथ कोलैब किया था। यस। वो किस बारे में था और कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मुझे एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, अचानक से मुझे मैसेज आता है कि हाउ आर यू, कैन वी कनेक्ट, दुबई से मेरे एक कलीग का। ओके श्योर। एंड ही वाज लाइक कि हम आने वाले 1 महीने बाद, और विवेक ओबरॉय जी भी आने वाला है, एंड उनको आपके साथ एक रील करनी है। वुड यू बी इंटरेस्टेड? आई वाज लाइक, ये कोई पूछने वाली बात होती है? अच्छा। ऑब्वियसली आई एम इंटरेस्टेड, लेट्स गो फॉर इट। क्योंकि आज जब इतना बड़ा सेलिब्रिटी, मैं तो कुछ नहीं हूँ,
उनके सामने। सो आज अगर मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके एक चीज़ होती है, उसके ऊपर मैं बहुत विश्वास करता हूँ। आप जैसा सोचते हो वैसा ही आपको मिलता है। मैं एक्टर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया, लेकिन मैं अपने फैमिली वालों को बोलता था कि मैं अभी इन्फ्लुएंसर बन गया हूँ ना, तो आज अभी सब बड़े से बड़े एक्टर्स के साथ कोलैबोरेट ज़रूर करूँगा मैं। एंड Amazing. दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टू इट एंड इट इज़ गोना हैपन। बहुत जल्द देखना आप, और भी बड़े बड़े दिग्गज भी आएंगे हमारे साथ कोलैबोरेशन में। वो शाहरुख खान भी हो सकते हैं, सलमान भी हो सकते हैं, आमिर भी हो सकते हैं। हर इंसान के साथ कोलैब करेंगे हम। अमेजिंग वो होगा सर। डेफिनेटली। एंड अब जिस मैनिफेस्टेशन और द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, यस, उस पर हम लोग आएंगे, उस पर भी बात करेंगे, क्या बात बिकॉज ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। है, दैट्स अमेजिंग। बिकॉज आपने मेंशन किया कि आप 14 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका है Yes. रियल स्टेट में, यस। राइट? कितना बड़ा मार्केट है इंडिया अभी रियल स्टेट का? सो इंडिया में जो रियल एस्टेट का मार्केट है, इट्स अ $477 बिलियन इंडस्ट्री, ओह माय गॉड। which contributes close to 7 to 8% to the GDP of India. और ऐसा एस्टिमेटेड है कि अगले 5 साल के अंदर वो $1000 बिलियन इंडस्ट्री बन जाएगी। ओके, यस। तो एक रील आपका मैंने देखा था एंड वी क्लियरली मेंशन कि वसई विरार के स्काईलाइन को आपने फ्यूचर का गोल्ड माइन बताया था। यस। तो मुंबई के आसपास के कोई ऐसे एरिया जो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं? देखिए, अभी अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो जो जगह पे डेवलपमेंट होने वाली है उस जगह पे आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे ये है अपना मुंबई 1.0, जो 2.0 है वो थाने वाला बेल्ट है, जो 3.0 है अभी जो एक्सटेंशन आ रहा है पनवेल नवी मुंबई साइड, वो 3.0 आने वाला है, क्योंकि अभी वहाँ पे नवंबर से सारी फ्लाइट्स चालू होने वाली है मोस्टली। ओके, यस, सो दैट इज़ अ डेवलपमेंट एरिया। प्लस मुंबई 3.0 में अभी रिलायंस ने बहुत बड़ा हजारों एकड़ का लैंड पार्सल परचेज किया है। प्लस वहाँ पे फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी आने वाली है पूरे इंडिया की, जो 100 एकड़ से ज़्यादा बड़ी होने वाली है। डिज्नीलैंड टाइप का एक थीम पार्क भी बनने वाला है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स सब बनने वाले हैं। ब्रूकफील्ड और ब्लैकस्टोन ने तकरीबन $12 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है नेक्स्ट 3 इयर्स में उस लोकेशन में। सो ये जो बड़े बड़े REITs है, REITs आर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें आप पैसा निवेश करते हो और वही REITs दूसरे लोकेशंस में वो पैसे को यूटिलाइज करती है इन्वेस्टमेंट और ग्रो करने में आपके पैसे को, एंड एरिया का डेवलपमेंट करने में। तो ये लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है तो जाहिर सी बात है उसका डेवलपमेंट होगा। और जब डेवलपमेंट होता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, तो वहाँ पे आपका पैसा डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना भी होता है। और वहाँ पे अलीबाग कॉरिडोर कनेक्ट होने वाला है, देन पूरा गोवा एक्सप्रेस वे तक इट इज़ गोना बी अ स्मूथ रोड। सो देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स। एंड जैसे वसई विरार की बात कर रहा हूँ मैं, विरार में बुलेट ट्रेन का स्टेशन आने वाला है। हाँ, यस, सो BKC से थाने, थाने से विरार, तो विरार में, और उसके बाद जो आने वाला है वो बोईसर में आने वाला है बुलेट ट्रेन का स्टेशन। सो ये सारा जो लोकेशंस है जहाँ पे आज एक ट्रेन स्टेशन बन जाता है या मेट्रो स्टेशन बन जाता है, तो कितना डेवलपमेंट हो जाता है और कितनी प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ जाती है। तो अंदाज़ा लगाइए कि अगर बुलेट ट्रेन का स्टेशन आएगा तो क्या डेवलपमेंट होगा और क्या प्राइसेस होगी। और वैसे ही ऑलरेडी एक डेवलपर है जो वसई में प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं 2 BHK। कैन यू इमेजिन 1 करोड़ रुपीस इन वसई? शॉकिंग, राइट? तो ये चीज़ हो रहा है। और प्लस जो अभी मुंबई 4.0 जिसका नाम दिया गया वहाँ पे, तो वहाँ पे भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है। सो ये 3rd एयरपोर्ट होगा इसका। एंड वहाँ एक तो इधर नवी मुंबई में आने वाला था। नवी मुंबई में तो आ चुका है, वहाँ पे टेस्टिंग हो चुकी है और उसका फ्लाइट स्टार्ट होगा बाय नवंबर। ओके, मतलब ऑलरेडी वो कंस्ट्रक्शन में है।
नहीं, हो चुका है ना कंस्ट्रक्शन, उसका एक फेज 1 कंप्लीट हो चुका है। ओके। जो एक कार्गो फ्लाइट थी जो भी कुछ महीनों पहले ऑलरेडी लैंड कर चुकी, हम्म। लेकिन फुल फ्लैच में ऑपरेशंस मोस्टली नवंबर से स्टार्ट हो गए, ऐसी आशा जताई जा रही है। तो यहाँ पे जो बेनिफिट्स होने वाले हैं, वहाँ पे एक पोर्ट आने वाला है। हम्म। सो ये सारे डेवलपमेंट्स है, और पोर्ट आएगा, अगर बुलेट ट्रेन का स्टेशन आएगा, एयरपोर्ट आएगा, तो आप ऑब्वियसली ग्रोथ होने वाली है। क्लियरली मेंशन करना चाह रहे हैं कि वसई विरार का जो एरिया भी है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा किया जा सकता है। यस, और ये जो अभी कोस्टल रोड हाँ। स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी बैंड्रा तक तो आ ही चुका है। हम्म। बैंड्रा वाली सीलिंग, देन वो कोस्टल रोड नरीमन पॉइंट तक जाता है। ओके। तो आज वो कोस्टल रोड उधर से स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ का डेवलपमेंट तो खत्म हो चुका है। हम्म। अभी जो होगा अंधेरी से बैंड्रा से लेके अंधेरी तक स्टार्ट हो जाएगा अगले 2 साल में, और उसके अगले 1 आध साल में स्टार्ट हो जाएगा अंधेरी टू बोरीवली, और बोरीवली से लेके फिर विरार तक अगले 4-5 साल में स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो कोस्टल रोड स्टार्ट होगा, आज के टाइम में अगर आप चर्चगेट से लेके विरार तक जाते हो तो आपको 2 से 2.5 घंटा लग जाता है। वही टाइम आपको 1 घंटे में पहुंचा देगा। ओके। एंड देयर इज अ रिंग रोड विच इज कमिंग अप। इट इज गोइंग टू बी अ कनेक्शन टू एंटायर मुंबई, यानी कि आपको विरार से लेके चर्चगेट तक और थाने नवी मुंबई साइड पूरा एक सर्कल रोड आने वाला है, जो आपको 2 आवर्स के अंदर कहीं पे भी पहुंचा देगा। 2 आवर्स। अच्छा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप निकालते कहाँ से हो? बिकॉज आपने जो बोल रहे हो आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, इसमें कितना फैक्ट है वो कैसे ऑडियंस को पता चलेगा? गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं। आज अगर मैं रियल एस्टेट में हूँ तो मैं रियल एस्टेट का डॉक्टर हूँ। जैसे डॉक्टर सारी बीमारियों के बारे में और दवाइयों के बारे में जानकारी रखते हैं, क्या? वैसे ही मुझे भी, अगर आज मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, तो मुझे ये सारी बातें पता होनी चाहिए, तब जाके तो लोग हमें सुनेंगे। और आई हैव टू बी अपग्रेडेड विद माई इन्फॉर्मेशन। और भगवान का आशीर्वाद है कि मैं बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता रहता हूँ, जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स हैं। आप नेम बता सकते हो? हाँ, तो आपने तो देखा ही होगा कि मुझे एकनाथ शिंदे जी ने अवार्ड दिया है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनायक जी ने अवार्ड दिया है। तो अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आ गए तो आप समझ जाइए। तो आज इतने बड़े बड़े लोगों के साथ जब मेरा उठना बैठना होता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, तो वी कम टू नो अबाउट दीज थिंग्स। तो आज ये चीज़ें हमें, पहले के टाइम पे सिर्फ जो बड़े बड़े लोग थे उनको ही ये बातें पता चलती थी, और तब वो लोग पहले ही इन्वेस्ट कर देते थे, और द गेम इज ओवर टिल देन। लेकिन आज इन्फ्लुएंसिंग के माध्यम से मैं लोगों को ये चीज़ पहले ही बता देता हूँ, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद भी अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो बोलना मत कि मैंने नहीं बताया, मैंने तो बता दिया। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। ओके। तो अपने अवार्ड के बारे में बताया, तो थोड़ा उधर चलते हैं हम लोग। अवार्ड 2021 में आपने दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको मिला था। यस। एंड रियल एस्टेट में एजेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था 2022 में। तो ये दोनों अवार्ड रिसीव करने के बाद किस अवार्ड ने आपके माइंडसेट को बदला? देखिए, जब मुझे 2021 में यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और सोशल सर्विस के लिए ये अवार्ड मिला दादा साहब फाल्के, मैं बहुत खुश हो गया था कि वाओ, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और क्या रहता है कि जब आपको कोई चीज़ का अप्रिसिएशन मिलता है तो आपको बहुत खुशी होती है। हालांकि मैं कोई भी काम अप्रिसिएशन के लिए नहीं करता हूँ, क्योंकि आप कभी सोशल सर्विस अप्रिसिएशन के लिए नहीं करोगे, आप लोगों के मुंह पे वो स्माइल देखने के लिए करोगे, वो खुशी देखने के लिए करोगे। आज मैं मानता हूँ ऐसा कि आज अगर भगवान ने हमें जो भी चीज़ दी है उसका 2% वो गरीबों का है। इफ़ गॉड इज़ गिविंग यू 100 रुपीज़ देन 2 रुपीज़ इज़ फॉर द पुअर। तो मैं हमेशा वो 2 रुपये डोनेट करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो ओल्ड एज होम्स हो, ऑर्फनेजेस हो, या कैंसर सर्वाइवर्स हो, या HIV पेशेंट्स हो, या ब्लाइंड लोग हो। हर इंसान को मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने वो नहीं किया तो भगवान मुझसे वो सारी चीज़ें छीन लेगा जो उसने मुझे दी है। क्योंकि अच्छा, डर है? डर के कारण आप कर रहे हो, या डर के कारण तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन if we are privileged then it is our duty to help the underprivileged।
आज उस इंसान के साथ वो चीज़ें हो गई, उसमें उसकी क्या गलती है? लेकिन अगर भगवान ने आज हमें सक्षम बनाया, काबिल बनाया है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर हर इंसान ऐसा सोचने लगे, तो आज दुनिया किस राह पे पहुंच जाएगी आपको अंदाज़ा नहीं है। अमेजिंग अमेजिंग, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग सर। यस। ओके। तो ये उसके बाद मुझे ये अवार्ड मिला एंड देन रियल एस्टेट में मैंने बहुत सारी डीलिंग्स की थी, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए थे। तो उस बेसिस के ऊपर मुझे एजेंट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। आज गूगल पे भी आर रैंक 1 रियल एस्टेट कंपनी इन एंटायर मुंबई। ड्रीम प्रॉपर्टीज अगर आप डालोगे तो एज पर रिव्यूज वी आर हाईएस्ट एंड लोगों का प्यार बहुत रहा है। वी हैव सर्व्ड मोर देन 10,000 कस्टमर्स इन लास्ट 14 years एंड मेरा फ़ोन सुबह 7 बजे से बजना स्टार्ट होता है और रात को 1-2 बजे तक चालू ही रहता है बिकॉज अभी यूरोपियन क्लाइंट्स है, यूएस के क्लाइंट्स है। आज तो मैं शॉक हो गया, पाकिस्तान से फ़ोन आ गया लेकिन मैंने ब्लॉक कर दिया। नो सर्विस। नहीं allowed है। पाकिस्तानियों को नो सर्विस। बहुत रिस्की चीज़ है, मतलब यार आई मीन नो सॉरी, दुश्मनों को हम नहीं सर्व करेंगे। अच्छा। सो या बट आज जो भी दुबई में बैठे हुए हैं हमारे इंडियंस, लंदन में बहुत सारे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, उनके कंटिन्यूसली कॉल्स आते रहते हैं एंड बहुत अच्छी बात है कि आप अपना जो पैसा है वो अपने देश में ही डाल रहे हो, क्योंकि कोई भी आपको धोखा देगा लेकिन अपना देश आपको कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि ये आपकी मातृभूमि है, आपकी माता है। अमेजिंग अमेजिंग, यू आर अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन सर। मोटिवेटेड रहना जो बहुत मोटिवेशन ज़्यादा निकल रहा है ना वो अमेजिंग है। माय निकनेम इज जनरेटर बाय द वे। जनरेट, Yes, yes. दैट्स व्हाई यू आर जनरेटिंग मोटिवेशन। यस पहले मैं मोटिवेशनल स्पीकर ही था। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके रिसर्च ने नहीं निकाली है तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर ही था। आई वाज इनटू अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अच्छा। एंड वहाँ पे मैं स्टेज पे स्पीचेस दिया करता था हम्म। हज़ारों लोगों के सामने। सो आई वाज ऑलरेडी अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट मुझे उसमें उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा था। मैं एक कुएं का मेंढक बन के रह गया था। अब मिलेगा ना सर? Yes, पूरी इंडिया yes, सुन yes, रही है yes, आपको सर। yes, yes. ओके। तो अभी कुछ समय पहले की बात है, एक न्यूज़ आया था दैट जो धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो अडानी ने लिया है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है सर वो, क्या है वो थोड़ा बताइए उसके बारे में डिटेल। धारावी इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम ऑफ एंटायर एशिया। एशिया, करेक्ट। आज उसका रीडेवलपमेंट तकरीबन बहुत सालों से चल रही थी बात, लेकिन किसी डेवलपर की वो पोजीशन नहीं थी जो उसको रीडेवलप कर सके या उसके बारे में सोच भी सके, बिकॉज वहाँ पे देर आर लैक्स ऑफ हाउसेस। आज इतने सारे लोगों को पहले तो वहाँ पे से डेमोलिश करना उस प्रॉपर्टी को, उनको एक टेम्पररी अकोमोडेशन देना और फिर उनके लिए नए बिल्डिंग्स बनाना, और आज इतना मास वॉल्यूम में बनाना वो बहुत डिफिकल्ट है। तो पहले ऐसा था कि क्लस्टर डेवलपमेंट का प्लान होगा कि थोड़ा थोड़ा पार्ट थोड़े थोड़े डेवलपर्स को दिया जाएगा एंड तकरीबन 10 से 15 डेवलपर्स मिलके उसको बनाएंगे। लेकिन हमारे गौतम अडानी जी जो है, ही टुक दिस इनिशिएटिव एंड आई एम थैंकफुल टू हिम दैट आज मुंबई को स्लम फ्री बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जब वो पूरा रीडेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम दो। 10 साल क्लियर नहीं हुआ है टाइम पीरियड। फिक्स टाइम तो किसी चीज का भी क्लियर नहीं होता, लेकिन जब इंडिया में नहीं होता सर, हर जगह का फिक्स टाइम होता है। इंडिया का इशू है। यस ये इशू तो है। हाँ। तो मैं इस चीज के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर सकता कि लेकिन कब तक होगा, लेकिन अडानी जी का रिकॉर्ड है, जो भी वो प्रोजेक्ट लेते हैं हाथ में वो फटाफट उनको कंप्लीट कर देते हैं। तो आशा करता हूँ कि 10 साल या 15 साल में हो जाना चाहिए ये कंप्लीट। Okay. और जब ये कंप्लीट होगा इट विल बी अ बिग माइलस्टोन फॉर अ सिटी लाइक मुंबई, स्लम फ्री मुंबई। अमेजिंग अमेजिंग। यस। ओके, तो क्रेड एआई एंड नैरेडिको नार इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे आप चीफ गेस्ट रह चुके हैं, यस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस ओके, तो इंडिया के रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अभी भी कौन से ज़्यादा मेजर गैप्स हैं? राइट। सो 2025 was one of the best years of my life. Right now I'm किस sitting sense in May. मैं सारे एग्जीबिशंस में सारे रियल एस्टेट के इवेंट्स में आई वाज द चीफ गेस्ट। ये पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा। सो लास्ट ईयर मुझे इनवाइट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट, लेकिन पूरे साल में 4-5
होंगे। अब तक अभी जून आया है, हाफ ईयर ऑलमोस्ट, और मैं अभी तक ऐसे 20 से ज़्यादा इवेंट्स में एज अ चीफ गेस्ट जा चुका हूँ। ओके, एंड आई हैव रिसीव्ड मोर देन 10 to 15 अवार्ड्स ओह माय टिल गॉड, नाउ। एंड सारे बड़े बड़े दिग्गजों से, जैसे मैंने बताया, दिस डेप्यूटी ईयर चीफ इज गोइंग टू मिनिस्टर, बी वन ऑफ द yeah, best best years year of of my your life, life. yes. So and thank you so much all the developers and all the associations for inviting me and having that trust in me to shape the future of real estate of India. यहाँ पे ये सब इवेंट्स के माध्यम से हम लोगों का कोशिश है कि रियल एस्टेट का ग्रोथ, आज जितने भी सारे होम बायर्स हैं उनके लिए एक इजी प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। आज आपने कपड़े खरीदने हैं, तो आपको अगर 15-20 ब्रांड्स के कपड़े देखने हैं तो आप कहाँ जाओगे? शॉपिंग मॉल में जाओगे। शॉपिंग मॉल में, करेक्ट। तो हमने रियल एस्टेट का शॉपिंग मॉल बनाया है ये इवेंट्स के माध्यम से, हाँ, कि एक छत के नीचे 100 से ज़्यादा डेवलपर्स, 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, आप आइए, किसी भी कोने से आप आइए, और यहाँ पे आप एक दिन के अंदर या कुछ घंटों के अंदर सारे प्रोजेक्ट्स आप गो थ्रू कर सकते हो, और जहाँ आपको पसंद आए वहाँ पे अच्छा, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते पे हो। डेमो के लिए सैंपल्स रेडी रहते हैं। यस, सैम्पल्स रेडी रहते हैं, प्लस वहाँ पे VR वॉक थ्रूज रहते हैं, जिससे आप वो पहन के देख सकते हो, फील कर सकते हो प्रॉपर्टी कैसी होगी। उसके अलावा आपको स्पॉट बुकिंग ऑफर्स भी मिलते हैं वहाँ पे, अगर आप ऑन द स्पॉट बुकिंग कराते हो डिस्काउंट्स मिलते हैं। ओके, सो वी वांट टू मेक होम बाइंग वेरी इजी। ओके, यस, एंड वहाँ पे बहुत सारे सेमिनार्स और लेक्चर्स भी होते हैं जहाँ पे हम बताते हैं कि कौन सी प्रोजेक्ट आपको बेनिफिशियल होगी, विच लोकेशन इज़ द बेस्ट टू इन्वेस्ट, अगर आपको रहने के लिए चाहिए तो कौन सा प्रोजेक्ट है बेस्ट। और ये जितने भी स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे वो सारे टॉप डेवलपर्स के होते हैं। सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इवेंट, एंड वी आर ट्राइंग टू मेक होम बाइंग ईजियर फॉर पीपल। एंड जो एक गैप है लोगों को अंदर, वो कंफ्यूजन है कि क्या करे, कैसे करे, क्यों करे, उस सवाल का जवाब वहाँ पे मिल जाता है आपको। ग्रेट। आई थिंक परचेज करने से पहले इस तरह के इवेंट्स में जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यस, देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स जो वहाँ पे जाने के बाद क्लियर होगा। Yes. आई थिंक आज आप एक मोबाइल खरीदोगे 40,000, 50,000, 1 लाख, वो आपके पास पैसा रेडी होता है। आप गाड़ी खरीदोगे तो शायद से आप लोन लोगे, लेकिन वो भी पैसा आपके पास होता है, या वो हार्डली 4-5 साल में आप वो दे दोगे। लेकिन जब आप एक घर बाय कर रहे हो तो आप सिर्फ, आपके पास 10%, 20% या 30% डाउन पेमेंट रेडी होता है। मैं 80% बायर्स की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट होम बायर्स होते हैं। तो वो इंसान 30 साल का लोन लेने वाला है, 30 साल का EMI लेने वाला है अपने सर पे, और वो पैसे इन्वेस्ट करने वाला है उस प्रॉपर्टी में जो उसने अभी तक कमाए भी नहीं है। खुदा ना खास्ता कभी कोई इशू आ जाए या दिक्कत आ जाए तो वो प्रॉब्लम आ सकती है EMI भरने में। हाँ। तो इसके पहले अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई भी चीज़ में पैसा डालोगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट्स हो, उसमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी होता है, राइट? करेक्ट, करेक्ट। अगर ऐसे ही डालोगे तो पैसा धुआं हो जाएगा। धुआं हो जाएगा। तो उसी तरीके से रियल एस्टेट में जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू research each and every bit of it, every part of it, whether it has RERA license or not, it has OC, if it's a ready project, it has a CC, it is matching all the compliances, whether it has any litigations or not, what is the history of the developer, how many projects has he made in past, what. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था, Yes. बिकॉज जो एक्सपीरियंसेस आपके हैं 14 ईयर्स के, तो सपोज दैट कि इफ समवन इज रेडी टू बाय अ प्रॉपर्टी, तो क्या रिसर्च उनकी होनी चाहिए, कैसे? बिकॉज मुंबई ऐसे जगह पे, मैं एक फ्लोर की बात करूँ जिस मॉल में अगर आज हमें है, एक फ्लोर में 1-2 मुझे एजेंट मिल जाएगा। वो सिंपल बोलेगा कि भाई कितना प्रॉपर्टी चाहिए, कहाँ पे चाहिए, मैं तुरंत लेके चलता हूँ, मैं ये करवाता हूँ, फिर वो Right. बिजी हो जाते हैं वो कॉल पे, Right. राइट? तो मैं कैसे मैं समझूं कि कौन जेन्युइन है और कौन है जो हेल्प कर सकता है, किस तरह के नॉर्म्स और किस चीज़ों की डॉक्यूमेंट्स की
की रिसर्च होनी चाहिए बायर की तरफ से, इफ यू कैन आज हाईलाइट। मुंबई की पॉपुलेशन करोड़ों की है हम्म और रेरा रजिस्टर्ड एजेंट्स, व्हाट इज रेरा रेरा? रजिस्टर्ड, रेरा का मतलब है रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, जो 2017 में आया है। हम्म जिस भी एजेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स या रियल एस्टेट ब्रोकर्स, हम्म उनको अगर रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शंस करने हैं तो उनके पास ये लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके नहीं तो वो अगर ये डीलिंग्स करते हैं वो इलीगल है, वो प्रॉपर नहीं है। ओके सो उसके लिए हमें रजिस्टर करना पड़ता है, एग्ज़ाम देनी पड़ती है, वो पास करने के बाद हमें रेरा का लाइसेंस मिलता है, जिसके बाद ही हम ये ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ओके तो आज इस करोड़ों की जनता को सेवा देने के लिए सिर्फ 10,000 से 15,000 रेरा रजिस्टर्ड एजेंट्स होंगे इस मार्केट में, विच इज़ अ वेरी स्मॉल रेशियो, 1:1 का रेशियो है। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है एज अ होम बायर, यू नीड टू डील विथ अ रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर, ठीक है। जिसके पास ऑफिस हो, ताकि अगर कुछ आगे पीछे हो तो आप उसको मिल सको, आप उसके पास जा सको। और सेकेंडली, उसके पास एक रेरा लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, ओके बिकॉज रेरा लाइसेंस अगर उसके पास है तो ही वो लेजिटिमेट ब्रोकर है। आज जिसके पास फूड लाइसेंस नहीं है, अगर आप उसके पास जाओगे, खाना खाओगे, आप बीमार पड़ सकते हो। या ऐसे इंसान के पास से आप ऐसी मेडिकल शॉप से दवाई खरीदोगे जिसके पास फूड एंड ड्रग लाइसेंस नहीं है, मेडिकल लाइसेंस नहीं ये है। कल की न्यूज़ या परसों की न्यूज़ है, ये ब्लिंकिट और एक और कोई कंपनी है यस, जिनका उनका फूड धारावी में लाइसेंस, ऑपरेशंस हाँ शट ऑफ कर दिया गया। हाँ, तो उनका फूड लाइसेंस कैंसिल हो गया है, आई थिंक ओह, न्यूज़ आया हुआ था। ओके तो कोई दो बहुत ही मेजर प्लेयर हैं, ओके, तो उनका ओके शॉकिंग। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, रेरा लाइसेंस, एंड सेकंड कि ये जितने भी होम बायर्स हैं, आपको प्रॉपरली चेक करना है कि इस प्रोजेक्ट का रेरा है या नहीं है। पहली बात, अंडर कंस्ट्रक्शन में आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रेरा नंबर नोट डाउन कीजिए। हमारी महाराष्ट्र की एक वेबसाइट है, maharera.gov.in, उस पर आप जाके वो रेरा नंबर डालिए, उस प्रोजेक्ट की पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। उस प्रोजेक्ट में कोई लिटिगेशंस है या नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपके प्रोजेक्ट में लिटिगेशंस होते हैं फिर भी वो रेरा अप्रूव्ड होता है, तो वो आपने ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, इंडिया में राइट लोकेशन या सिटीज़ कौन सी है जहाँ पे रियल एस्टेट में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और वो बहुत ही ग्रोइंग स्टेज पे है अभी? राइट लोकेशन और सिटी, हम्म, राइट लोकेशन और सिटी है, सबसे फर्स्ट तो मुंबई है, इज़ द because फाइनेंशियल हाँ, कैपिटल ऑफ द कंट्री। और जैसे हम लोगों ने बताया, मुंबई 3.2 और 4.2 इज़ अ गुड प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आता है सेकंड पे अहमदाबाद, अहमदाबाद, बिकॉज 2036 में वहाँ पे ओलंपिक्स होने की आशंका है, अच्छा हाँ हाँ Yes. हाँ 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 और वेरी हाई चांसेस। सो आज ही उन लोगों ने वो अहमदाबाद का जो पार्ट है जहाँ पे ओलंपिक्स होने वाली है उसको डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पे होटल्स बन रही है, वहाँ पे बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स बनने वाले हैं, क्योंकि स्टेडियम तो बन ही गया है अभी। स्टेडियम्स, यस। फिर वो तो क्रिकेट स्टेडियम है, उसके अलावा भी उन्होंने एक एथलेटिक स्टेडियम और वो सब रेडी करना पड़ेगा उस लेवल का, ताकि क्योंकि आज एक जब ओलंपिक्स होती है तो लाखों लोग आएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी बहुत ही बड़े लेवल पे उसमें इन्वेस्टमेंट अभी होना बाकी है। यस, प्लस अगर आप डेटा के हिसाब से चेक करो तो हैदराबाद इज सेलिंग सो मेनी प्रॉपर्टीज दीज डेज। तो वहाँ पे अचानक से एक पैराडाइम शिफ्ट आया है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट किए जा रहे हैं हैदराबाद में। सो इट्स अ ग्रोइंग मार्केट ऑल टुगेदर। तो ये 3 सिटीज़ जो है मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने मिल सकता है। ओके, ये अभी आप अहमदाबाद की बात कर रहे थे, वहाँ पे एक ढोलेरा सिटी बनाने वाली है,
गवर्नमेंट। हाँ मतलब इट्स अ गिफ्ट सिटी के पास है वो पूरा। नहीं, गिफ्ट सिटी तो ऑलरेडी है एक वहाँ, जो शायद रेडी हो चुका है। एक ढोलेरा सिटी जो राइट, है उनका। ढोलेरा सिटी की हाँ बात कर हाँ रहे हो, हाँ। गॉट इट गॉट इट। तो उस पे ऑलरेडी शायद काम चल रहा है, लेकिन बहुत स्लो है, आई डोंट नो। लेकिन वो बहुत ही अच्छी और बड़ी सिटी बनाने वाली है गवर्नमेंट जो। यस यस, चल रहा है उसका बात, एंड लॉट ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग देयर एज वेल, बट उसको टाइम लगेगा टू गेट completed. So as of now I cannot comment anything on that because पूरा ये जो गेम है वो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है. सप्लाई का गेम है। सो आज अगर डिमांड हाई है और सप्लाई लो है तो प्राइस इंक्रीज होगा, और अगर सप्लाई हाई है डिमांड लो है तो प्राइस स्टैग्नेंट रहेगा या डिक्रीज होगा. सो आज आपको पहले स्टडी करना है कि कहाँ पे डिमांड बढ़ने वाला है, तो उस हिसाब से आपने इन्वेस्ट करना चाहिए. ओके। मैं तो लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप मुंबई में इन्वेस्ट करो, बिकॉज उसके जो आने वाले टाइम में ग्रोथ प्लान्स है वो न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई की बराबरी करने वाला है. आज रेट्स के मामले में अगर आप देखने जाओ तो मुंबई इज़ द सेकेंड कॉस्टलीस्ट सिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर न्यूयॉर्क. आफ्टर न्यूयॉर्क। तो रेट्स के मामले में तो उधर तक पहुंच चुका है. लेकिन अभी जो डेवलपमेंट्स होने वाली है, जैसे वाटर टैक्सीज चालू होने वाली है. वाटर टैक्सीज। यस, अच्छा। पानी में, हाँ। यानी कि थाने भी आप पानी से जा सकते हो. अच्छा अच्छा अच्छा। यस, वो बाई सी पूरा ना? हाँ। जो भी आपका थाने का जो क्रीक है वहाँ से आपका फ्लो होने वाला है वाटर Great. टैक्सी. सो ये होने वाला है स्टार्ट. बसेस, मेट्रोस, मैक्सिमम अभी भी 200 किलोमीटर का कनेक्टिविटी अगले 2-3 सालों में स्टार्ट होने वाला है मुंबई में मेट्रोस में. तो पूरा मुंबई मेट्रो से कनेक्टेड हो गया. ट्रेन्स तो ऑलरेडी चल रही है. इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, और मुंबई में तो बहुत अच्छा खासा है ही. इतनी सारी लाइंस आपको और कौन सी भी सिटीज़ में देखने नहीं मिलेगी. उसके अलावा बसेस चल रही है, अभी ट्रैम्स भी है, जो सॉरी मोनो रेल्स की बात कर रहा हूँ मैं. फिर 2030 में ऐसा प्लान है कि फ्लाइंग टैक्सीज भी आ सकती है. हाँ, फ्लाइंग टैक्सीज। सो फ्लाइंग टैक्सीज, I heard इतना सब जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका आने वाला है तो ग्रोथ तो होगा ही. और आज सबसे बड़ी बड़ी कॉलेजेस जैसे मिठीबाई और NMIMS है वो मुंबई में है. बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स वो मुंबई में है. वेल्दीएस्ट पर्सन इन एंटायर इंडिया एंड एशिया, मुकेश अंबानी जी, वो भी मुंबई में रहते हैं. तो आज सारे बड़े लोग, सारे सेलिब्रिटीज, सारे पब्लिक लिस्टेड कंपनी ओनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनियर्स, वो सब मुंबई में रहते हैं. तो आज मुंबई इज़ अ वेरी ग्रोइंग प्लेस एंड इट्स अ सेफ प्लेस एज वेल. आज मुंबई इज अ सिटी विच नेवर स्लीप्स. आज 3 बजे भी आप अगर एक लेडी या एक लड़की रास्ते पे बिंदास जा सकती है. हाँ हाँ, It's so ये सिर्फ मुंबई में पॉसिबल है सर, ये और कहीं नहीं है। यस, और कहीं पे पॉसिबल नहीं है. सारे सिटीज़ के लोग जब मुंबई आते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि वी फील वेरी सेफ इन मुंबई. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ मुंबई एंड आई एम प्राउड टू बी अ मुंबईकर. यस सर, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम बिहार, बट अच्छा, बिहार से हो? हाँ, आई एम फ्रॉम बिहार, बट ये सिटी ऑलमोस्ट बिग सिटीज़ में मैं रहा हूँ, तो मैंने देखा है सर. तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही औसम रहा है यहाँ इस सिटी को लेकर, ग्रेट. एंड आई थिंक हमेशा रहेगा. ओके, अभी बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो रियल स्टेट्स में अक्सर होता है जब एक बायर जब बाई करने के लिए जाता है. अगर आप अवेयर हो अपने इंडस्ट्री से, बिकॉज आपका ऑलरेडी 14 साल का है, तो ऑब्वियसली अवेयर हो आप, तो किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं यहाँ पे, अगर हो रहे हैं तो उसे कैसे बचा जा सकता है? सो मैक्सिमम जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, जैसे अभी एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर करके जो फ्रॉड हुआ दिल्ली में, जहाँ पे 17,000 से ज़्यादा करोड़ का निवेश किया गया है लोगों द्वारा. अच्छा. वो कंपनी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो ओरिजिनली अमेरिका में है उसके नाम के राइट्स बाय कर लिए और उसने उसके प्रोजेक्ट का नाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रख दिया. तो लोगों को ये लगा कि ये वही कंपनी है जो प्रोजेक्ट बनाने वाली है. और आज आपका यूपी, बिहार, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, हर जगह से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया वहाँ पे. ओके. उसके बाद ये लोग जो है उन्होंने ये पैसा
सिंगापुर की शेल कंपनीज में इन्वेस्ट किया, अपने पर्सनल यूज़ के लिए इन्वेस्ट किया, Oh my और God. ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। तो लोगों का हज़ारों करोड़ डूब चुका है, और अभी तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्होंने ये किया था, और उनके एसेट्स तकरीबन 1,000 से ज़्यादा करोड़ के सीज कर लिए गए हैं, और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होने वाली है। बट ये सारे फ्रॉड्स होते यहाँ पे। अभी आज हम बात कर रहे थे कि रेरा देखा जाए, और अगर एक बिल्डिंग रेडी है तो ओसी देखा जाए। वह नाला सोपारा साइड में 41 बिल्डिंग्स को तोड़ने का आदेश दिया गया। बना हुआ बिल्डिंग, न्यू बने हुए बिल्डिंग जिसमें ओसी भी है, सब कुछ है, Oh my God. और उसको तोड़ने का कारण ये बताया जा रहा है कि वो एरिया डंपिंग ग्राउंड के लिए एलोकेटेड था। अभी आज अगर एक आम इंसान है या मैं भी हूँ, तो मैं भी वही देखूंगा ना कि ये प्रोजेक्ट में ओसी है या नहीं है। ये बिल्डिंग में सारे ओसी इज द मोस्ट वैलिड डॉक्यूमेंट। तो आज What is the meaning of OC? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, अच्छा। आज अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदनी है तो गवर्नमेंट ओसी एलोकेट करती है, जो होता है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जिसके बाद आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। तो बिना It is OC कैसे कोई प्रॉपर्टी रेडी कर लिया वहाँ पे? यस, तो उसमें गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि जो डेवलपर्स ने वो बिल्डिंग्स बनाए, वो फेक प्लान्स और फेक अप्रूवल्स दिखा के वो परमिशंस ले ली हमारे पास से, और वही ओसी ले ली। अभी इस सिचुएशन में वो एक आम आदमी जो हज़ारों फैमिलीज वहाँ पे रह रही है 41 बिल्डिंग्स में, वो क्या करेंगी? तो उसकी रिकवरी का क्या? उसके ऊपर अभी चल रहा है एफर्ट्स। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की। अभी आज वो डेवलपर्स भी क्या करेंगे, वो टेनेंट्स भी क्या करेंगे? तो क्वेश्चन मेरा वही है कि कैसे बच सकते हैं इससे? देखिए, इसमें कोई 100% गारंटी नहीं है बचने की, लेकिन 99% आपने ध्यान रखना है। इस प्रोसेस को थोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे आपने अगर वो प्रॉपर्टी का ओसी चेक किया, आपने एक टाइटल सर्च रिपोर्ट होती है, वो निकालनी पड़ती है उस प्रॉपर्टी। आज वो प्रोजेक्ट जिस लैंड पे बना हुआ है, उसका एक टीपीएस प्लान रहता है, टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत एक प्लान रहता है फ्रॉम बीएमसी, अगर बृहन मुंबई कॉरपोरेशन है तो, फिर केडीएमसी, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है तो ऐसे हर लोकेशंस की अलग अलग कॉरपोरेशंस होती है, उसका टाउन प्लानिंग स्कीम का प्लान होता है। उसमें आपको ये पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी कोई स्कूल के लिए या शॉपिंग मॉल के लिए या गार्डन के लिए या डंपिंग ग्राउंड के लिए एलोकेट तो नहीं की गई। अगर आपको वो पता चल जाता है तो तभी ही उससे दूर हट जाए, चाहे वो बिल्डिंग में ओसी हो या ना हो, वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल बहुत बड़ा रिस्क राह देख रहा है आपके लिए, कुछ भी हो सकता है। तो आपने हिस्ट्री चेक करनी है कि उस पे पहले कोई ग्रेवयार्ड या सिमेट्री तो नहीं थी। वो सारे आपने पैरामीटर्स चेक करने हैं और फिर आपने इन्वेस्ट करना है। अमेजिंग। आपने कमिटमेंट किया है कि 1000+ लोगों को रियल एस्टेट में मिलीनियर बनाएंगे। यस। ओके, इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए किस तरह की माइंड शिफ्ट की ज़रूरत है? देखिए, मैं तो मिलियनेयर बन चुका हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। माय गॉड। एंड भगवान का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है, ओके। एंड मेरे क्लाइंट्स का प्यार, तो उसकी वजह से मैं बन चुका हूँ। लेकिन आज अगर आप एक कुछ पोजीशन पे पहुँच चुके हो, तो उसके बाद क्या, आपको क्या चीज़ से खुशी मिलेगी? तो मुझे दूसरों को कामयाब बनाने में ज़्यादा खुशी मिलती है। अमेजिंग। तो आज जब मैं अगर केपेबल हूँ कि मैं खुद के लिए गाड़ी, बंगला, घर सब खरीदा है मैंने अपने आप के लिए, तो मैं दूसरों की भी हेल्प करना चाहता हूँ वो चीज़ अचीव करने में। आज बहुत सारे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे यहाँ पे घर खरीदना है, मेरा ये सपना है। तो मैं भगवान को यही बोलता हूँ, वो हर इंसान से मुझे मिलवाना जो आपसे ये मांगता है, और मैं उसका सपना पूरा करूँगा एक अपॉर्चुनिटी देकर। रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी। रियल एस्टेट इज़ अ फील्ड विच हैज़ क्रिएटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर्स इन द वर्ल्ड, ये रिसर्च बोलती है। आज अगर आप फॉरेन के किसी भी कंट्री में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, लंदन में जाओगे या दुबई में जाओगे,
आपको अगर करोड़पति बनना है, मिलियनेयर बनना है, तो या तो आपको लॉटरी टिकट खरीदनी है या तो रियल एस्टेट ज्वाइन करना है, तो ही आप मिलियनेयर बन सकते हो। मैक्सिमम चांसेस है इसमें बनने के, क्योंकि जब अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, आप आईआईएम से या आईआईटी से पढ़ाई नहीं की हो, आप आईएएस नहीं हो, एक एवरेज इंसान हो, तो एक एवरेज इंसान मिलियनेयर कैसे बनेगा? बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए। एक ग्रेजुएट इंसान मिलियनेयर कैसे बनेगा? उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। उसको ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में जॉब नहीं मिलती, और जॉब करने वाला इंसान मिलियनेयर बहुत डिफिकल्ट है बनना। तो मैं उन लोगों को बिजनेस पार्टनर्स बनाता हूँ। माय गॉड। मेरे साथ आप जुड़ोगे, ज्वाइन करोगे, आप कमीशन पे काम करोगे, तो आपको 20% या 30% कमीशन मिलेगा, तो आप उतने परसेंटेज के पार्टनर हो गए। तो अगर पूरे साल भर में आप अगर 1 CR का भी रेवेन्यू जनरेट करते हो, तो 20 से 30 लाख तो आपको मिल रहा है। 20 से 30 लाख यानी कि 1 CR में हाँ, कम, क्योंकि वो 20-30% कितने पार्टनर है ना मेरा। कितने परसेंट का कमीशन होता है? कमीशन यूजुअली 2 to 3% से स्टार्ट होता है यहाँ पर ऑन द फ्लैट्स यू सेल, Okay. और इट गोज अप टू 5%। मतलब करोड़ रुपीस का है तो 5 लाख रुपीस कमीशन मिलेगा आपको। ओके, यस। ग्रेट ग्रेट। तो इस तरीके से मैं लोगों को मिलियनर बनाना चाहता हूँ। और ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो सागर विसावाड़िया इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम करो, अपना CV भेजिए। अगर आप केपेबल हो तो मैं आपको हायर करूँगा एंड आप मिलियनर बनोगे मेरे साथ। मैं जैसा बोलता हूँ, आपने ये बात बोली दिया है तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, क्या क्वालिफिकेशन देखोगे आप उसमें? मिनिमम अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो 12th क्वालिफिकेशन इज मिनिमम, और अगर उनको फुल टाइम मेरे साथ काम करना है तो मिनिमम ग्रेजुएशन इज द ग्रेजुएशन है, चलो हो गया ग्रेजुएशन। यस। तो उसमें रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस चाहिए? नहीं, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ एक जुनून और जज्बा चाहिए कामयाब बनने का। अपने बड़े सपने होने ज़रूरी है, तो ही आप हायर होंगे, नहीं तो आप हायर नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपके बड़े सपने ही नहीं है तो 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी मुबारक हो आपको। ओके, तो अगर सपोज दैट कि अगर वो जो भी एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं आप किसी को हायर करने से पहले, एक रियल एस्टेट फील्ड में एक टीम को हायर करने से पहले आप कौन सी 3-4 क्वालिटीज़ देखते हैं आप उसमें? सबसे फर्स्ट तो ऑनेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आज अगर वो इंसान ईमानदार नहीं होगा तो कामयाब नहीं बन पाएगा अपने काम के। दैट इज द फर्स्ट फर्स्ट प्राइम थिंग। हाँ। सेकंड, ही शुड बी लॉयल। एक कहावत है, जो अटक गया वो मोती, जो टपक गया वो पानी। मैंने जब रियल एस्टेट स्टार्ट किया था, मेरे कुछ स्कूल के दोस्त भी आए थे मेरे साथ। सो तभी मेरा बहुत स्ट्रगलिंग डेज था। मैं कभी कभी साइकिल पे भी जाता था प्रॉपर्टीज दिखाने, कभी कभी बाइक पे भी जाता था, और कभी कभी चल के भी किलोमीटर चल के जाता था प्रॉपर्टीज दिखाने के लिए। सो दैट वाज माय स्ट्रगलिंग फेज। तो तभी मैंने उनको बोला कि एक दिन देखना हम सब करोड़पति बनेंगे, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने बोला कि यार ये सब काम कौन करेगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक MNC में AC में बैठ के लैपटॉप पे ऊपर काम करना चाहता हूँ। आज भी उन लोगों की इनकम तभी थी 10-15 हज़ार, आज वो लोग कमाते 40-50 हज़ार, लेकिन आज वो लोग अभी तक करोड़पति नहीं है। कितने लोगों ने तो अपना घर बेचने पे निकाला है, और बहुत सारे लोग ये एरिया से, जो मैं एरिया में था उससे शिफ्ट होके मीरा रोड और आगे चले गए हैं, क्योंकि वो लोग वो लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो जिन जिन लोगों ने विश्वास किया मुझ पर, उन लोगों को मैंने आगे भी बढ़ाया है, और जो लोगों ने विश्वास नहीं किया वो लोग वहाँ पे ही रह गए। तो आज आपके अंदर वो जुनून, वो जोश, वो जज्बा होना बहुत ज़रूरी है कामयाब बनने का, एंड आपको चिपक के रहना पड़ेगा। आज जितने भी कंपनीज में बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स, डायरेक्टर्स बनते हैं, वो 20-20 साल, 30-30 साल तक उस कंपनी में चिपके हुए होते हैं। थर्ड है हार्डवर्क। देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्डवर्क। अगर कोई इंसान बोलता है कि मैं बिना हार्डवर्क के कामयाब बन चुका हूँ, वो झूठ बोल रहा है। मैं विश्वास नहीं मान सकता, बिना हार्डवर्क कोई कामयाब नहीं, बेवकूफ़ बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। सो स्मार्ट वर्क होता है, वो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। और चौथी चीज़ है पंक्चुअलिटी, कि आपने टाइम पे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप राइट टाइम पे राइट चीज़ राइट इंसान के साथ नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। और फिफ्थ है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर आप डिसिप्लिन, बात बताओ सर, जब ये सारी चीज़ें एक इंसान में होगी तो वो रियल एस्टेट क्यों करेगा? बहुत सारे फील्ड हैं,
वहाँ क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज देखिए, आप मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें, राइट? अब कौन सा बंदा जो ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से किया है, आप उसको बोलोगे साइकिल से जाकर प्रॉपर्टी तो दिखाओ? साइकिल पे जाना ही नहीं है ना उसने, आज साइकिल पे चलो जाना ही नहीं आपने है हमें। मर्सरीज का की दे दिया उसे, सपोज दैट, आई एम जस्ट आस्किंग, राइट। क्यों जाएगा सर? वैलिड रीजन बताओ ना आपकी, नहीं इतने साल तुम्हें देने हैं एंड यू आर गोइंग टू बी अ मिलीनियर, कुछ फिक्स है क्या? तो बंदा को क्यों करेगा 5 साल, 5 साल मिलीनियर बना दोगे आप? 5 साल में मैं जैसा बोलता हूँ हम्म वैसा आप करते गए, हम्म देन यू विल डेफिनेटली बिकम अ मिलियनर 5 years। पॉइंट ये है कि आंख बंद रखो, आंख खुले रखो, दिमाग का ढक्कन खुले रखो, सिर्फ सुनो, दिमाग यूज़ नहीं करना है, बस करते करते जाओ। जाओ, जैसा बोलता जा रहा हूँ वैसा हाँ करते जाओ। हाँ। क्योंकि जो इंसान एक पोजीशन तक पहुंच चुका है, हम्म, वो अगर आपको जैसा बताएगा वो करोगे तो आप भी उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे। बहुत सारा प्रॉब्लम लोगों का ये होता है कि चलिए, लोग दिमाग लगाना शुरू करते हैं, दैट खुद का इज दिमाग लगाते हैं। यस, द दैट्स थिंग जो चीज़ डेंजरस। पीछे छोड़ देता है। यस, यू हैव टू ट्रस्ट, यू हैव टू बिलीव द पर्सन बिलीफ वाज सिस्टम डूइंग। ही वीक है सर लोगों का, और बिलीव ही नहीं कर सबसे पाते। बड़ी चीज पता है प्रॉब्लम ये है कि लोगों को खुद पे विश्वास नहीं है। ये हाथ का फिंगरप्रिंट्स आप देख रहे हो, 650-700 करोड़ लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ आपके पास है ये फिंगरप्रिंट। आपके अंदर का जो डीएनए है वो 650-700 करोड़ में सिर्फ आपके पास है। तो भगवान आपको अलग समझ सकता है, तो आप अपने आप को तो अलग नहीं अलग क्यों समझ नहीं समझ सकते। सकते? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यही प्रॉब्लम है लोगों के अंदर कि लोग अपने आप पे विश्वास नहीं करते कि हम करोड़पति बन सकते हैं, हम मर्सिडीज खरीद सकते हैं, हम रोल्स रॉयस खरीद सकते हैं, हम वो प्लेन खरीद सकते हैं। आज इंसान ने प्लेन बनाया कि प्लेन ने इंसान को बनाया? तो करेक्ट। अगर जब इंसान ये बना सकता है तो खरीदने की भी काबिलियत रखता है। हाँ 100%। लेकिन उसके लिए आपने कुछ अलग करना पड़ेगा, और ऐसा करना पड़ेगा जिसमें रेवेन्यू ज़्यादा है। सेल्स में सबसे ज़्यादा एक रूल है कि अगर आपको पैसा अच्छा खासा बनाना है तो आपको सबसे महंगी चीज़ बेचनी पड़ेगी। और सबसे महंगी चीज़ क्या है? अभी तो प्रॉपर्टी है। रियल एस्टेट। हाँ हाँ सो अगर आप 1,000 रुपए की चीज़ बेचते हो तो आपको 100 रुपए में कमीशन मिलता है। अगर आप लाखों की चीज़ बेचते हो तो हज़ारों में कमीशन मिलता है। तो आप करोड़ों की चीज़ बेचते हो तो आपको लाखों में लाखों कमीशन में मिलता कमीशन है। मिलता है। तो आप करोड़ों की चीज़ें बेचो ना, तो आपको लाखों में कमीशन मिलेगा। और फिर उसको वॉल्यूम में बेचो, हम्म, क्वांटिटी में बेचो, तो आपका कमीशन अच्छा खासा बनेगा। इस तरीके से आप करोड़पति बन सकते हो। अमेजिंग। चलो कुछ लोग का हो सकता है माइंड सेट चेंज हो यहाँ से। और डीएम भी आ जाए, हाँ ईमेल DM, भी आ जाए, हाँ हाँ sagar.dreamproperties@gmail.com। नहीं नहीं, ईमेल आईडी बाद में बोलेंगे कि यार हमें तो बताया ही नहीं है। ओके। बाकी तो आप थोड़ा टैग्स और वो सब डाल देना आप नीचे। ये जान लेते हैं आपसे, बिकॉज आप मिलीनियर बनाने का कमिटमेंट लिया आपने। अभी तक का सबसे बड़ा डील आपका क्या था और कितना कमीशन बना था उसमें? मेरी अब तक की सबसे बड़ी जो डील थी उसमें मेरा कमीशन तकरीबन तकरीबन 30 लाख के आसपास था। मैंने एक पूरा बिल्डिंग रेंट आउट किया था। अच्छा। यस, तो उसका रेंट जो था वो 30 लाख था, और 1 मंथ रेंट जो होता है हाँ वो देना होता है। वो उसका कमीशन 30 लाख मिलता है। तो अभी तक का सबसे बड़ा डील आपके यस, पास सबसे ये बड़ा डील। तो मतलब इट्स अ गुड थिंग। एंड जब मैं आई वाज जस्ट 22-23 तब मैंने ये डील क्लोज की थी। इट्स अ गुड थिंग। अमेजिंग। ठीक है, अभी आप एजेंट से डेवलपर बन गए हो, यस। तो किस तरह के चैलेंजेस आपको एज ए डेवलपर बनने में आया, और इसमें कौन सा मतलब क्या प्रोजेक्ट आप बना रहे हो जो दूसरों से अलग आप प्रोवाइड करोगे लोगों को और बायर्स को? देखिए, मैंने अभी तक, मैं श्योर तो नहीं हूँ उस चीज़ के ऊपर कि मैं डेवलपर बनना चाहता हूँ या नहीं, लेकिन मेरा ये मकसद है कि जितने ज़्यादा लोग हो सके उनको उनके घर मिलने चाहिए, सही घर मिलने चाहिए। तो अभी तो मेरा यही फोकस है कि आई एम हेल्पिंग आउट पीपल टू बाय देयर ड्रीम होम्स। जैसे मेरी कंपनी का नाम है ड्रीम प्रॉपर्टीज़, वो यही सोच के रखा गया है कि मेकिंग ड्रीम्स कम ट्रू। जो एक इंसान सपना देख रहा है अपने अच्छे घर का, उसको मैं एक स्मूथ प्रोसेस बनाना चाहता हूँ जो एक हैसल फ्री, स्ट्रेस फ्री और स्मूथली हो जाए। आपने सिर्फ मुझे कॉल करना है, बाकी सब मेरे पे छोड़ना है। चाहे वो लीगल वर्क हो, या प्रॉपर्टी दिखाना हो,
या उसकी इंफॉर्मेशन हो, रिसर्च हो, लोन हो, यहाँ तक कि हम इंटीरियर भी बना के दे देते हैं। हम्म। तो एंड टू एंड सर्विस, आप मेरे पास आइए, मैं आपको फ्लैट भी दिलवाऊंगा, उसका लोन भी करवाऊंगा, उसका इंटीरियर डिजाइनिंग भी कराऊंगा, और फिर मैं आपको फ़ोन करके बुलाऊंगा, नारियल लेके खड़ा होऊंगा आप बाहर, आपके लिए आप आइएगा, और आपका हार से स्वागत करूंगा और आपको फ्लैट की चाबी हैंड ओवर करूंगा। ओके। आपका एक ड्रीम है दैट कि हर एक इंडियन एक दिन 10 लाख रुपए में घर खरीद यस, पाएगा। यस। आज के समय पे ये कितना मतलब सो प्रैक्टिकल है? पालघर के आसपास जो प्लेसेस है, हम्म। जो डेवलपिंग प्लेसेस है, हम्म। वहाँ पे 15-15 लाख रुपए में घर मिल रहे हैं। हम्म। तो अम, पालघर तो मुंबई से बहुत ज्यादा नहीं, बाहर लेकिन है। आज वो मुंबई 4.0 में आता है ना। अच्छा और अच्छा, वो भी आज डेवलपिंग ये हाँ, एरिया में आ रहा डेवलपिंग है। आज आपकी ट्रेन सर्विसेज हो गई है वहाँ है। पे स्टार्ट। वहाँ पे आपका, जैसे मैंने बताया, बुलेट हम्म। ट्रेन स्टेशन उसके नज़दीक आने वाला है। तो हम्म। फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होने वाला है। आज से पहले आप मुझे बताइए ना, पनवेल, उलवे, वो सब क्या था? जंगल ही तो था। आज से 20-30 साल पहले पवई क्या था? 30-40 साल पहले। तो तो ये सारे डेवलप किए गए ना, तो उसी तरीके से ये भी डेवलप होगा। और टिटवाला करके एक जगह है, वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा मेरे ही एक फ्रेंड है, चिंतन वसानी करके, जो डेवलपर है, वो वहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहा है जिसमें 17-18 लाख रुपए में वो फ्लैट्स है अवेलेबल वहाँ पे। तो आपको वो करना पड़ेगा। और प्लस अभी इसमें जो स्क्वायर फीट अगर कम कर दिया जाए तो और भी इसका कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है। जैसे उसको 10 लाख तक लाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि दहानू जो एरिया, जो लास्ट स्टॉप है मुंबई का, वहाँ पे ऐसे प्रॉपर्टीज होंगे। आपका एसोसिएशन ड्रीम पर स्क्वायर फीट के साथ आपका एडवाइजरी रोल को दिखाता है। रियल एस्टेट एजुकेशन में अगर अभी कुछ चेंजेस लाने हो तो वो क्या होंगे? देखिए, पहली बात तो, पहले कुछ भी नहीं था रियल एस्टेट के ऊपर। हम्म। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने रियल एस्टेट एमबीए लाना स्टार्ट कर दिया है। ओके। एंड बहुत सारे कोर्सेज भी आ गए हैं रियल एस्टेट के ऊपर, ओके। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। ओके। तो अच्छा खासा एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया जा रहा है और उसको अपग्रेड भी किया जा रहा है। हम्म। इसमें चेंजेस लाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कितने सारे लोग जाकर वो सीख रहे हैं। ओके। आज अगर आप बिना तैयारी किए अगर जंग लड़ने जाओगे तो आप मारे जाओगे। तो उसी तरीके से आपको अगर रियल एस्टेट में आना है तो रियल एस्टेट को स्टडी करिए और फिर आइए। तो अभी आपने जैसे शायद बोला है कि नेशनल लेवल स्टैंडर्डाइजेशन की बात की है अपने रेरा रेरा के बारे में, जो भी है, तभी इसमें किस तरह के लूप होल्स जो हैं अभी भी दिखते हैं और अलग अलग स्टेट्स में कैसे ये चल रहा है ये? तो अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं वन नेशन वन रेरा के ऊपर। ओके। आज अगर आपको दिल्ली में काम करना है तो आपको दिल्ली का रेरा लेना पड़ेगा। आपको राजस्थान में काम करना है तो राजस्थान का रेरा लेना पड़ेगा। अच्छा। जिस स्टेट में आप काम करते हो उस स्टेट का अलग रेरा लेना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो आज जब जीएसटी हम्म। पूरे कंट्री के लिए सेम है तो उसी तरीके से रेरा भी सेम क्यों नहीं है? हम्म। और दिस इज़ अ वेरी बिग लूप होल। तो आज अगर एक इंसान को, जिसको मल्टीपल लोकेशंस में ऑफिसेस खोलनी है, तो उसको हर लोकेशन के हिसाब से अलग रेरा लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वन नेशन वन रेरा के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। सेकेंडली, आज लाखों डेवलपमेंट्स हो रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया पे। लाखों बिल्डिंग्स बन रहा है। आज अगर सिर्फ आप, हम जहाँ बैठे उसके आजू बाजू चले जाओगे, हर एक स्टेशन पे 100 से ज़्यादा बिल्डिंग्स बन रही है, ईस्ट और वेस्ट दोनों मिला के अगर गिना जाए तो। एंटायर सिटीज अंडर रीडेवलपमेंट। तो इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो जो टीम है रेरा की वो सफिशिएंट नहीं है, उसको और ग्रो करना चाहिए। और एक एक साइट पे जाकर और ड्यू डिलिजेंस के साथ चेकिंग करनी चाहिए और थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लानी चाहिए, ओके। जिससे सारे लोगों के इंटरेस्ट सेफगार्ड होंगे। आज इतने सारे हजारों लोग पैसा निवेश करते हैं रियल एस्टेट में, बाई करते हैं, अपने करोड़ों की इनकम डाल देते हैं। सो
रेरा का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी तक तो अच्छे से निभा रहे हैं वो लोग, जो उसको प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहा उनके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा रहा है, उनके ऊपर पेनल्टीज भी इम्पोज हो रही है, लेकिन और थोड़ा स्ट्रिक्ट होंगे तो ओके। हमारा जो रेरा है वो दुबई स्टैंडर्ड का हो जाएगा। दुबई में आज अगर किसी को पूछते हैं ना कि "अरे, आपका प्रोजेक्ट अटक गया तो ये दुबई है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म, यहाँ पे बिल्डर को डर है कि अगर यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट अटक जाएगा तो वो जीवन भर अटक जाएगा। तो हम्म, उस तरीके से अगर यहाँ पे भी ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स लाए गए तो कोई भी प्रोजेक्ट अटकेंगे नहीं, और अटकेंगे तो भी उसके ऊपर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करने चाहिए जिससे दूसरा कोई डेवलपर उसको टेक ओवर करके उसको बना के पोजीशन हैंड ओवर कर दे। ओके। आपने कहा है कि इन फ्यूचर आप हाउसिंग मिनिस्टर बनना चाहते हो। मुझे नहीं पता आपने कहाँ सुना ये, हाँ। बट इट्स अ वेरी बिग पोजीशन दो। लेट्स सी हाउ इट गोज इन द फ्यूचर। अब तो मेरा अभी तक तो मेरा यही ड्रीम है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं घर दिलाने में। ओके। नहीं, पोजीशन तो आपकी नीयत अच्छी है, यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस Yes. फील्ड, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो इस चीज़ को। Yes. सपोज दैट, चलो आप अगर बनना चाहते हो इन Yes. फ्यूचर, चलो आप बन गए, राइट। ठीक है, हाउसिंग मिनिस्टर। हाउसिंग मिनिस्टर सागर हाँ, विसावाड़िया हाँ। ऑफ इंडिया। तो ग्रेट। 3 से 4 चीज़ें क्या है और पॉलिसी जिसको आप चेंज करना चाहोगे? 3 से 4 पॉलिसीज। हम्म। सबसे पहले तो मैं टैक्सेस कम करना चाहूँगा। परचेज टैक्सेस। नहीं, आज अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी बाई करते हो, हम्म, अगर 1 करोड़ रुपए की आप प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो तो आपको 6% स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, हम्म, जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस है हम्म, होते हैं, और 5% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ओके। तो आपका 1,11,00,000 ऐसे ही हो गया। हाँ। उसके अलावा जो अदर चार्जेस होते हैं, हम्म, जैसे कि 2 to 3% वो और ऐड कर दो आप, तो 13% आपके इसमें ही चले जाते हैं। और जो डेवलपर है उसके ऊपर भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। हम्म, आज अगर वो स्टील बाई कर रहा है, वो सीमेंट बाई कर रहा है, वो कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स ले रहा है, उसके ऊपर भी उसको जीएसटी भरना पड़ता है। सो आज इतने सारे टैक्सेस है जिसके वजह से बिल्डर भी रेट ज़्यादा कम नहीं कर पाता है। तो अगर ये रेट्स कम कर दिए जाए तो इससे लोगों को बेनिफिट बहुत होगा। हम्म, इमेजिन करिए, आज स्टैम्प ड्यूटी 6% के जगह पे कोविड में 2% कर दी गई थी। हाँ, यस, क्योंकि प्रॉपर्टीज उसमें परचेज सेल नहीं हो रहा सेल था। नहीं हो रहा था और उसको बूस्ट करना था और उनका रेवेन्यू बढ़ाना था, इसके लिए उन्होंने कम कर दिया। तो उसको 2% ही रहना देना चाहिए था, क्यों बढ़ाया आपने वापस? इट वॉज जस्ट लाइक अ चॉकलेट। चॉकलेट दी गई कुछ देर के लिए, तो वो गलत था। वो मैं चेंज करूंगा, 2% पे लेके आऊंगा, प्लस मैं जीएसटी को भी 1% पे लेके आऊंगा, ओके। जिससे टैक्सेस कम कर दिए तो हर इंसान बाई कर सकता है। और प्लस मैं डेवलपर्स के ऊपर भी टैक्सेस कम करूंगा, तो डेवलपर्स जो आज 50,000 रुपया फुट के हिसाब से बेच रहे हैं वो 40,000 रुपये फुट के हिसाब से बेचेंगे, क्योंकि मैं टैक्सेस कम लगाऊंगा उनके ऊपर। प्लस मैं मेक श्योर करूंगा कि उसमें, जैसे आज एक प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें आप अगर फर्स्ट टाइम होम बाय करते हो उस स्कीम्स के अंदर तो आपको कुछ बेनिफिट मिलता है। तो उसी तरीके से एक नॉर्मल इंसान भी दूसरे लोकेशंस में भी अगर घर बाय कर रहे हैं तो उसमें भी उनको डिस्काउंट्स मिलने चाहिए। वो भी योजना आने की जरूरत है। थर्डली, वुमेन्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट होने चाहिए। वुमेन्स के लिए। हाँ, जैसे आज स्टैम्प ड्यूटी में भी 6% स्टैम्प ड्यूटी की जगह पे अगर आप एक फीमेल प्रॉपर्टी बाई करते हैं तो 5% भरना पड़ता है, तो 1% डिस्काउंट है, उसको और थोड़ा कम करना चाहिए। Okay. वो 5% के जगह 3% होना चाहिए, जिससे वी कैन एनकरेज वुमेन टू बाई प्रॉपर्टीज। प्लस ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने चाहिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती है, और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बनाने चाहिए, मतलब मैं बनाऊंगा ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अर्थक्वेक प्रूफ हो। आज भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है।
तो मैं पहले ही अगर रेडी हूँ, मैं अर्थक्वेक का 6 मैग्नीट्यूड लेवल के बिल्डिंग्स बना रहा हूँ कि अगर 6 मैग्नीट्यूड का भी अर्थक्वेक आएगा तो भी वो बिल्डिंग जगह से नहीं हिलेगा। तो मैं पहले से ही सेफ हूँ। मैं फायर सेफ्टी का ध्यान रखूंगा। ये सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाऊंगा जिससे वो बेनिफिट होगा। प्लस मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स चालू करवाऊंगा। आज लोग आकर यहाँ इंडिया के इन्वेस्ट कर रहे बाहर के लोग प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते इंडिया में। इट्स नॉट अलाउड। सो मैं हैं। वो चीज़ को चेंज कर दूंगा। यूरोपियंस, अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस, कीवीज, अफ्रीकन्स, एवरीवन कैन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इन इंडिया। सब, एवरीवन इज मोस्ट वेलकम। हम्म, जिससे रियल एस्टेट की ग्रोथ होगी, रियल एस्टेट का जीडीपी को योगदान बढ़ेगा और कंट्री में पैसे का इन्फ्लो आएगा। आज मुझे कितने कॉल्स आते हैं फॉरेनर्स के, वो लोग बाय करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन वो लोग बाय नहीं कर पाते बिकॉज आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस डज नॉट अलाउ पीपल टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो ये सारी चेंजेस मैं लाना चाहूँगा अगर मैं हाउसिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनता हूँ तो। ओके, ग्रेट। सो हमारे पास जितने भी मेजर क्वेश्चंस थे हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। वुमेन, यस। सो अब हम लोग रैपिड फायर क्वेश्चंस में चलेंगे जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, फास्ट जवाब देना है। यस डेफिनेटली। एंड ये भी काफ़ी अमेजिंग होने रैपिड फायर राउंड इज द बेस्ट आई फील। फटाफट Yes. खत्म हो जाता है ना, हाँ, हाँ। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। वाला। यस। कमीशन या लेगेसी आपको क्या ज़्यादा पुश करता है? लेगेसी। ओके। कोई एक ड्रीम सिटी जहां आप लग्जरी टाउनशिप लॉन्च करना चाहेंगे? मैनहट्टन। ओके। आपका फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिसके साथ आप कोलैब करना चाहते हो? ऋतिक रोशन। स्काई स्क्रैपर्स या बीच विला क्या ज़्यादा क्लासी लगता है? मेरा नाम सागर है तो सागर किनारे बीच विला ही। अच्छा। आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी डील याद है? यस, मैंने एक छोटा सा 2 BHK सेल किया था। ओके। एक रियल एस्टेट मिथ जो लोगों को अब भूल जाना चाहिए? रियल एस्टेट में पैसा डूब जाता है। ओके, डूब जाता है। अच्छा, हाँ। हाँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि प्रोजेक्ट अटक गया तो, हम्म। वो एक मिथ है ना। सारे प्रोजेक्ट थोड़ी ना अटकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। 1% से भी कम अटकते हैं एक्चुअल में, हाँ। अगर फैक्ट्स देखा जाए वो तो। रेयर होता है। बहुत रेयर होता है। हाँ। आपका रियल एस्टेट मंत्रा इन 3 वर्ड्स? हार्ड वर्क, ड्रीम्स एंड कंसिस्टेंसी। ओके। अभी खरीदो या रुक जाओ? आज की मार्केट में क्या बेटर है? रियल एस्टेट में एक कहावत है, हम्म। डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। अच्छा, अभी खरीदिए और रुक जाइए। मतलब ये स्टॉक मार्केट का ही मंत्रा लग रहा है ये तो। स्टॉक मार्केट जैसा ही मंत्र है, लेकिन यहाँ पे आपका एक चीज़ है कि आपका पैसा टूटेगा नहीं।